बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। आज के पैनल का तारुफ करा देती हूँ। आमिर ज़िया साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं, सलमान आबिद साहब, अम्मार मसूद साहब आज के पैनल का हिस्सा होंगे और इस्माइल कासिम साहब भी आज के पैनल का हिस्सा हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, चूँकि अभी कुछ देर पहले की डेवलपमेंट ये थी कि आज़ादी इज़हार राय सेमिनार से ख़िताब किया चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, और उन्होंने काफ़ी इस खिताब में अहम बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि मैं न्यूट्रल को ये कहता रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, आप अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें। जिस तरह कौम उठ रही है आप कुछ नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कई बार स्टैब्लिशमेंट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की चोरी के बारे में बताया। मैं सवाल पूछता हूँ कि स्टैब्लिशमेंट से कि इन लोगों को कैसे हम पर मुसल्लत होने दिया। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद दीगर सहाफ़ियों के हवाले से और अपने दौर में जो उन पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने मीडिया की आज़ादी को सल्ब करने की कोशिश की, उस हवाले से भी उन्होंने वजाहत दी। इसी से हम आगाज़ कर रहे हैं। आमिर ज़िया साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह से आज इमरान खान साहब ने अपने खिताब में आज़ादी इज़हार राय के हवाले से डेफिनेशन भी दी, जहाद की डेफिनेशन भी दी, उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि मैं न्यूट्रल को कहता हूँ कि अभी भी टाइम है, आप अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें। आप इस सारे खिताब को किस तरह से देखते हैं? देखिए, उससे पहली बात इमरान खान जो है वो मुसलसल अपने पैगाम को अल्फाज में दोहराते रहते हैं और बाज़ लोग इस पर तनकीद करते हैं, लेकिन दोहराने की भी काबिलियत होती है कि वो इतना ज़्यादा कौमी बयानिए का हिस्सा बन जाता है कि लोगों को जो मुस्लिम पैरोकार हैं वो उस पर बड़ी और ज़्यादा शिद्दत से यकीन करने लगते हैं। तो जो उसमें उन्होंने बातें उजागर की हैं, उन्होंने ये फरमाया कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायदीन के हवाले से, तो ये बात जो है मतलब है कि सिर्फ इमरान खान को ही नहीं बल्कि इस मुल्क के बहुत सारे और जो मतलब है सियासतदान भी होंगे, सहाफ़ी भी होंगे, दानिशवर भी होंगे, उनको ज़ाहिर है कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, इदारे हैं, तक इंफॉर्मेशन करते रहे कि जनाब ये करप्शन एलिगेशन हैं और ये स्कैंडल सामने आया है, और उसकी वजह से आपको पता है कि पूरा एक बयानिया जो था कौमी स्तर पर वो बना, कई साल तक ये इसका तसलसल रहा है। और ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग यकीन रखते हैं उस बात पे कि जनाब, और हत्ता कि सिर्फ करप्शन के बयान नहीं, अगर आप याद करें कि जब जनरल राहिल शरीफ साहब पर ज़माने में हत्ता भारत में के इल्ज़ाम लगे उस वक्त नून लीग की क़यादत के ऊपर, आप याद करें कि फिर मैं साथ कुछ अर्सा पहले किताब पढ़ रहा था, हमारे फॉर्मर हाई कमिश्नर थे भारत में, फैसिलिटी के नाम से वो किताब है, और बड़ी उसमें उन्होंने तफसील से बताया कि जी किस तरह से नवाज शरीफ साहब कश्मीर को उसको अंडरमाइन किया। तो इस तरह के शवाहिद हैं आप इल्ज़ाम चाहे हैं वो आपकी तरफ से आए हैं, वो आपके मतलब इंतजामिया की तरफ से आए हैं, वो आपकी जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी, और ज़ाहिर सहाफ़ियों ने जो ज़माने में अपना काम किया, बड़े बड़े स्कैंडल्स को उन्होंने किया, अनर्थ किया, चाहे वो मैं अगर 90 से हम अगर गिनना शुरू करें तो लोन डिफॉल्ट का स्कैंडल हो या पता नहीं क्या क्या तरह के बहुत सारे। अब ये बदकिस्मत हमारे मुल्क मीडिया ट्रायल तो होता है, लेकिन जब हकीकी ट्रायल होता है तो करप्शन केसेस का क्लोजर नहीं होता, और वो ज़ाहिर है कि हमारा प्रोसिक्यूशन वीक इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है कि आप इस मुल्क देखें कि आप उसमें एक बहुत बड़े मुल्जिम है, उन पर पता नहीं कितने दर्जनों केसेस हैं, सब में बरी हो रही है के बाद दीगर पाते, तो फिर आप वाइट कॉलर क्राइम को कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि वहाँ तो एक तक एक्सपर्टीज चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इख्तियारात, उनके बड़ा खुद होता है, उनके पास एक असरात होते हैं। ये जो शिकवा रहा है इमरान खान साहब का में इतना ऑफ द मार्क नहीं है। जी ठीक। सलमान आबिद साहब, जाहिर है उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे भी नाअहल करने की कोशिश की जा रही है, नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश जारी है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को क्या फ़िक्र है, कौम के हालात क्या हैं, कौम किस तरफ जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बंद कमरों के फैसले अच्छे नहीं होते। मैं न्यूट्रल से कहता हूँ कि अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करें। आप इस सारे मैसेज को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, असल में तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है इमरान खान की आज की गुफ्तगू में, और ये सिर्फ इमरान खान का पैगाम नहीं है, इससे पहले नवाज शरीफ भी इस किस्म का पैगाम देते रहे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इस तरह का पैगाम देती रही हैं कि पाकिस्तानी सियासत में जो हमारे यहाँ एक मुदाखलत का जो अमल है उसको ख़त्म होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे यहाँ सियासी जमातें उस तरह से मुनज़्ज़म नहीं हैं, उस तरह से मजबूत नहीं है, उस तरह से मजबूत सियासी क़यादत नहीं है।
جو ان مداخلتوں کے خلاف ایک مشترکہ اتحاد اس طرح سے بنا سکیں جو ایک جد و جہد کرنی ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ چاہے وہ فوجی حکومتیں ہوں اور چاہے سیاسی حکومتیں ہوں انکلوڈنگ عمران خان کی، ہمارے ہاں آزادی اظہار کے نام پہ حکومتوں کا ریکارڈ کبھی بھی اچھا نہیں رہا۔ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایک اور فیس ہوتا ہے، حکومت میں ہوتے ہیں تو ایک اور فیس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی کے کانٹیکس میں جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم اکاؤنٹیبلٹی پہ بہت شور مچاتے ہیں کہ ہونی چاہیے، لیکن جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو یا تو ہمارے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، ہم کمزور ہوتے ہیں، اور یا پھر ہم سیاسی سمجھوتے کر لیتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے، دیکھیے میں اس کو ایک پاکستان کی سیاست کا بحران نہیں سمجھتا، نہ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ دو بڑے پولیٹیکل فریق جو ہیں ان کے درمیان ایک محض لڑائی ہے۔ میں اس حالیہ سیاسی بحران کو ایک ریاستی بحران کے ساتھ دیکھتا ہوں، کیونکہ جس طرح سے اداروں پہ بھی تنقید ہو رہی ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، یہ بھی کوئی اچھا شگون نہیں ہے پاکستان کی قومی سیاست کے تناظر میں۔ اور جس طرح سے ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے، بد اعتمادی کی کیفیت ہے، اور جس قسم کی محض لڑائی ہو رہی ہے، وہ کسی بھی صورت میں اداروں کے درمیان، سیاستدانوں کے درمیان، سیاستدانوں اور سیاستدانوں کے درمیان، میڈیا اور ریاستی اداروں کے درمیان یا حکومت کے درمیان یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اور جس طرح سے ہم یہ اپروچ اختیار کر بیٹھے نا کہ اگر ہماری مرضی کے فیصلے آئیں گے تو جوڈیشری آزاد ہوگی، اگر فیصلے ہمارے حق میں نہیں آئیں گے تو پھر جوڈیشری جو ہے وہ کہیں اور سے فیصلے سن رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ بیٹھے اکٹھے، اور یہ جتنے مسائل عمران خان کے پاس ہیں، نواز شریف کے پاس ہیں، زرداری صاحب کے پاس ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، آپ سر جوڑ کے بیٹھ کے ان کے اوپر بحث کریں، ان کا کوئی وے آؤٹ نکالیں، ان کا کوئی وے فارورڈ نکالیں، کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نکالیں۔ دیکھیں سیاست اور جمہوریت جو ہے نا وہ آگے بڑھنے کا راستہ نکالتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سیاست اور جمہوریت جو ہے وہ جو دروازے ہیں ان کو بند کر دیتی ہے، کھڑکیوں کو بند کر دیتی ہے، تو پھر آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ اب سب کو اپنی اپنی اناؤنس سے باہر نکلنا ہے، اور سب کو اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے جو مینار ہم نے بنا لیے ہیں ان سے باہر نکل کے ریاست کی طرف، ملک کی طرف دیکھیں کہ اس کے جو ضروریات ہیں، اس کی جو ترجیحات ہیں پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر، اکنامکس گراؤنڈ کے اوپر، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے کانٹیکس میں، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے کانٹیکس میں، اس کا کوئی ایک روڈ میپ بنا لیں، اور ایک ایسا روڈ میپ بنا لیں جس پہ سب اتفاق ہو، اس کی بنیاد پہ الیکشن میں جائیں، الیکشن ہو، جو نتیجہ آئے وہ سب اس کو تسلیم کریں۔ یہ بھی روش ختم ہونی چاہیے کہ اگر ہم الیکشن جیت جاتے ہیں تو الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، ہار جائیں تو پھر الیکشن جو ہے وہ سارے کے سارے ہمیں جان بوجھ کے ہرایا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کی پولیٹکس وہاں آ گئی ہے جہاں کچھ چیزوں کو ری ڈیفائن، ری اسٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ ہوگا اسی صورت میں جب یہ آپس میں بیٹھیں گے۔ صحیح ہے عمار مسعود صاحب، بڑی آئیڈیل بات ہوگی جب یہ سب ایک میز پر بیٹھیں اور مل کر ملک کو ان مسائل سے نکالیں۔ عمران خان صاحب نے بڑے جہاں شکوے کیے نیوٹرل سے، کچھ سوالات بھی اٹھائے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جتنا خود کو کہہ لیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، ماضی آپ کو، تاریخ آپ کو یاد رکھے گی۔ آپ اس سارے، کیونکہ کہیں انہوں نے الزامات لگائے، کہیں انہوں نے سوالات اٹھائے، اس خطاب کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے الزامات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ عمار مسعود صاحب، میں نے خان صاحب کے خطاب، جی کین یو ہیئر می؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ میں خان صاحب کا خطاب جو آج کا سنا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے یا تو میں ہوش میں نہیں ہوں یا خان صاحب ہوش میں نہیں ہیں، اور وہ آدھا سچ بولتے ہیں، اور آدھے سچ پہ ظاہر ہے ایک شیلو قسم کی آڈینس ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں اور چیزوں کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ دو تین باتیں جو ان کے خطاب کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب نے اب تک جو بیانیہ بنایا اس کا فوکس یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے نکالا اور اسٹیبلشمنٹ کو اس معاملے پر ری تھنک کرنا چاہیے۔ وہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، لوگ ان کے ساتھ ہوتے۔ اگر وہ کہیں پر بھی، آپ مجھے بتا دیجئے، جب سے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے، انہوں نے ذکر کیا ہو آئین پاکستان کا، پارلیمان کا، پارلیمان کی سپریمیسی کا، کہیں اس طرح کا ذکر نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف فوکس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے نکال دیا، اسٹیبلشمنٹ مجھے واپس گود میں لے لیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ دوسرا آدھا سچ وہ یہ بولتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ہم سارے دوست جو اس وقت اس پروگرام میں شریک ہیں، ہمارا میڈیا سے ہی تعلق ہے، کس قدر دیدہ دلیری سے کہتے ہیں کہ میرے دور میں میڈیا بہت آزاد تھا، اب ایک چینل کو بند کرنے سے جو ہے میڈیا پر پابندی لگ گئی ہے۔ ہم سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے خان صاحب کے دور میں کتنی میڈیا پر قدغنیں تھی، کتنے نامور صحافی جن کے بغیر ہم چینلوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ نوکری کے لیے در در پھرتے رہے اور انہیں نوکری نہیں ملی، کتنے
अखबारात में से कितने कॉलम सेंसर हुए, कितने रिपोर्टर हजारों की तादाद में बेरोजगार हुए। पहले एक पीटीवी होता था, खान साहब के दौर में ये रवायत आई कि मुस्बत रिपोर्टिंग की वजह से जितने 17 न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल हैं सारे के सारे वो पीटीवी बन गए और खान साहब का बयानिया पेश करने लगे। जाहिर है इसमें कुछ और कुव्वतें भी शामिल थी। तो खान साहब की जानिब से ये कहना कि मीडिया बड़ा एजाज़ है। दूसरी एक और उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन ये आधा सच है। आधा सच इस तरह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के खिलाफ तो हमेशा इमरान खान रहे हैं। 2014 का धरना देख लीजिए, लॉन्ग मार्च याद कर लीजिए, आप ये याद कर लीजिए कि तहरीके अदम एतमाद जो कि एक आईनी तरीके से हुई, वो उसके बाद खान साहब का रवैया क्या है। तो पॉलिटिकल को, मुल्क को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देने के जो मूजिद हैं वो खान साहब है और इल्ज़ाम दूसरे पे लगा रहे हैं। आखिरी बात जो मैं सिलसिले में कह रहा था और हमारे दोस्त सलमान आबिद साहब ने कहा कि इन सबको बैठना चाहिए। मुझे ये बताइए कैसे बैठ सकते हैं। जो नून लीग के सपोर्टर हैं बहुत ज्यादा नाराज हैं शहबाज शरीफ साहब से। वो इस वजह से कि एक शख्स आपको गालियां दे रहा है, एक शख्स आपको हर बुरे नाम से पुकार रहा है, एक शख्स आपके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता, आप फिर उसे कहते हैं जी हम तो मीसाक़े मईशत के लिए तैयार हैं। ये किस किस्म की सियासत है। दूसरी बात ये है कि बिठाने के लिए क्या तरीकाकार है डेमोक्रेसी में, क्या किसी थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। जब सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं तो उसके लिए एक फोरम मौजूद है, वो कौमी असम्बली है, वो सेनेट है, वो पार्लियामान है। वहां पर आप अपने खान साहब उसको तस्लीम ही नहीं करते और वहां से कुछ पता नहीं इस्तीफा दिया है नहीं दिया, निकले हैं नहीं निकले, तो वो उस फोरम की तो अहमियत ही नहीं है ना। उनका सिर्फ ये है कि जिस तरह लाड प्यार से मुझे लाया गया था अब उसी तरह लाड प्यार से मुझे लेके चलें, चाहे मैं इस मुल्क को बर्बाद ही क्यों ना करता हूं। जी इस्माइल साहब, आप इस खिताब को किस तरह से देखते हैं? देखें, खान साहब की बातें तो वही हैं जो कि पहले भी चल रही थी, उन्हीं को रिपीट किया गया, बार बार दोहराया जा रहा है सो दैट आवाम जो है जो कि इस हद तक जाग चुकी है वो कहीं दोबारा से सो ना जाए। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी जो ऊपर की जितनी भी नस्लें गुजरी हैं, जितनी भी जनरेशन्स गुजरी हैं, पॉलिटिकली सियासत में हो वो या अगर मैं सोशली आम वेलफेयर की बात करूँ या कोई भी हूँ, वो लोग बड़े डिफेंसिव रहे हैं। वो इस हद तक डिफेंसिव रहे हैं कि इवेंचुअली अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं कि आज पाकिस्तान जहां पे खड़ा हुआ है तो आई ब्लेम देम फॉर इट। ठीक है, मतलब हम अभी भी वही डिफेंसिव बातें कर रहे हैं। दुनिया के अंदर अगर किसी कौम ने तरक्की की है तो उसने बोल्ड मूव्स लिए, उसने फ्रंट फुट पे खेला है। आप अभी भी वहीं पे अगर खड़े रहेंगे और ये सवालात नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। खान साहब की अगर आपने तकरीर की बात की, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी कि हमें मौत कबूल है। हम अगर आप हमें कहते हैं कि हम इन चोरों के साथ ज़िंदगी गुजार लें तो हम उससे बेहतर है कि मर जाएं, हमें वो मंजूर है। ये बातें होती हैं रेवोल्यूशन से पहले। मैंने तारीख में रेवोल्यूशन पाकिस्तान के अंदर उठने की बातें भी सुनी, कोशिश भी की और शायद कोशिश हुई भी, लेकिन अवाम नहीं हिली। इस दफ़ा फ़र्क ये है कि अवाम उठ चुकी है, अवाम तंग है। देखिए हम ये बातें करते रहेंगे एक पेज पे इस्टेब्लिशमेंट की, इंटरफेरेंस की, ये सारी बातें, तो फ़र्क तो कहीं नहीं ना पड़ेगा। फिर आप 10 साल गुजर जाएंगे, 10 साल भी बाद भी यही बातें हो रही होंगी, 20 साल गुजर जाएंगे फिर भी यही बातें हो रही। कर्जा चढ़ता जा रहा है, एक चीज़ का बस आप देखें, कर्जा चढ़ता जा रहा है। आप मोमेंटरीली रिलीफ लेते हैं और फिर आप, अगर मैं इन बातों को ना प्रमोट करूं, अगर मैं ये बातें ना करूं, अगर मैं एक्सपेक्ट ना करूं आम आवाम से, जो आने वाली नस्ल है, जो मेरी एज ग्रुप है, जिन्होंने आगे बढ़ के पाकिस्तान को चलाना है, एंड आई बिलीव वी वांट टू डू इट डिफरेंटली, जैसे अब तक का पाकिस्तान चला है। आई डोंट वांट के पाकिस्तान मुस्तकबिल में इस तरह चले। वो क्यों ये सवालात ना करें? तो मैं तो खान साहब की बातें इस वजह से इंडोर्स करता हूं बिकॉज वो चेंज की बातें, एटलीस्ट कुछ डिफरेंट तो है ना। आप सवाल तो कर रहे हैं ना, मुनाफकत होगी, जो मर्जी होगा, चेंज है। I just want change for the betterment of Pakistan. That's it. ठीक है नाज़रीन, अभी हम एक ब्रेक देते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। महंगाई से मुतल्लिक हम सवाल रखेंगे। IMF का ख़त, हुकूमत का पेट्रोल मज़ीद महंगा करने का की यकीन दहानी करवाई है गवर्नमेंट ने, मज़ीद बिजली और टैक्सेस, नए टैक्सेस भी लगाने का कहा गया है। हम यही सवाल रखेंगे, अगर ये महंगाई मज़ीद बढ़ेगी तो आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हम एक्सपर्ट्स के सामने सवाल रखेंगे कि आवाम का क्या कसूर, आवाम कहाँ जाएँ। राय लेते हैं ब्रेक के बाद।